नानी का स्टूडियो। हिंदुस्तान की सल्तनत में आगरा का शाही बाग महज एक बाग नहीं था, बल्कि वो बादशाह अकबर की शान और सल्तनत की समृद्धि का एक जीता जागता प्रतीक था। उसकी खूबसूरती के चर्चे उन व्यापारियों और मुसाफिरों के साथ सरहदें पार कर जाते, जो यमुना के किनारे से गुजरते हुए उसकी एक झलक पाकर ही धन्य हो जाते थे। लोग कहते थे कि उस बाग में हर मौसम का एक अलग ही रंग था। बसंत में वो हजारों फूलों की मुस्कान से खिल उठता, तो बरसात में उसकी हरियाली आंखों को एक रूहानी ठंडक देती थी। सर्दियों में उसकी खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। इस धरती पर उतरे स्वर्ग के टुकड़े के पीछे किसी फरिश्ते का नहीं, बल्कि एक इंसान का हाथ था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस उसी बाग की मिट्टी के नाम कर दी थी। बाग का बूढ़ा माली हरिराम। हरिराम के लिए ये बाग सिर्फ बादशाह का हुक्म या एक नौकरी नहीं था। ये उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या, उसका एक लौता इश्क और उसकी आत्मा का आईना था। वो पौधों से ऐसे बात करता जैसे कोई माँ अपने बच्चों से करती है। वो मिट्टी की नब्ज पहचानता था और हवा के रुख से जान लेता था कि किस पौधे को कब पानी चाहिए और किस कली को खिलने के लिए कितनी धूप की जरूरत है। उसके हाथ खुरदुरे थे, पर उनमें जादू था। एक मरते हुए पौधे को भी उसकी छुअन एक नई जिंदगी दे देती थी। खुद बादशाह अकबर भी, जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को अपने कदमों में झुकाते थे, हरिराम की इस खामोश लगन और उसके हुनर के आगे सिर झुकाते थे। कई बार शाम को टहलते हुए बादशाह उससे बाग के हालचाल ऐसे पूछते जैसे किसी सूबेदार से उसकी रियासत का हाल पूछा जाता है। मगर समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन खबर आई कि हरिराम अब अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। उसका शरीर, जो कभी तपती धूप और कड़कड़ाती ठंड में भी चट्टान की तरह खड़ा रहता था, अब कमजोर हो चुका था। पर उसकी आत्मा अब भी बाग के हर फूल में महक रही थी। ये सुनकर बादशाह अकबर का दिल भारी हो गया। उन्होंने तय किया कि वो अपने उस गुमनाम सेवक से आखिरी बार जरूर मिलेंगे, जिसने कभी कोई पद या जागीर नहीं मांगी, बस अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का हक मांगा था। बीरबल को साथ लेकर बादशाह खुद हरिराम की छोटी सी कुटिया में पहुंचे, जो शाही बाग के ही एक कोने में बनी थी। हरिराम अपनी चारपाई पर लेटा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, पर उसकी धुंधली आंखें अब भी खिड़की से बाहर अपने प्यारे बाग को ही निहार रही थीं। बादशाह को अपनी कुटिया में देखकर उसने उठने की पूरी कोशिश की, पर कमजोरी ने उसे उठने ना दिया। बादशाह ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, रहने दो हरिराम, तुमने उम्र भर सल्तनत की सेवा की है, आज सल्तनत तुम्हारी सेवा में हाजिर है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ से अपने तीनों बेटों लालचंद, गुलचंद और केसर को अपने पास आने का इशारा किया। तीनों बेटे उसके सिरहाने आ खड़े हुए। लालचंद और गुलचंद की आंखों में पिता के जाने का दुख तो था, पर उनकी बेचैन नजरें एक दूसरे को तोल रही थीं, जैसे वो भविष्य का बंटवारा कर रहे हों। केवल सबसे छोटा बेटा केसर चुपचाप सच्ची पीड़ा के साथ अपने पिता के झुर्रीदार हाथ को सहला रहा था। हरिराम ने एक गहरी सांस ली और कांपती हुई रहस्यमयी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी इस पूरी जिंदगी इस बाग को अपने खून पसीने से सींचा है। मेरी जीवन भर की कमाई, दौलत का वो हिस्सा जो मैंने तुमसे छिपा के रखा, इसी बाग की मिट्टी में दबी है। ये सुनते ही लालचंद और गुलचंद की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वे एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर लालच की एक हल्की सी परत तैर गई, जिसे बादशाह और बीरबल ने भी महसूस किया। हरिराम ने आगे कहा, उसे ढूंढ लेना, पर याद रखना, खजाना तुम्हें वहीं मिलेगा जहां सबसे मीठे पानी का सोता है। इतना कहकर हरिराम चाचा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उनकी आत्मा शायद उन्हीं फूलों में जा बसी थी जिन्हें उन्होंने अपनी संतान की तरह पाला था।
पिता के देहांत को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि दोनों बड़े बेटों लालचंद और गुलचंद में खजाना खोजने की बेचैनी बढ़ने लगी। वे दोनों ही व्यवहारिक और दुनियादारी की समझ रखने वाले पर थोड़े लालची स्वभाव के थे। उनके लिए पिता के आखिरी शब्द एक पहेली नहीं बल्कि एक सीधा साधा नक्शा थे। एक सुबह लालचंद ने फावड़ा उठाते हुए कहा, पिताजी का मतलब साफ था, सबसे मीठा पानी तो शाही कुएं का है। उसका पानी यमुना के पानी से भी ज्यादा ठंडा और मीठा है, मैंने खुद चखा है। खजाना वहीं आसपास दबा होगा। तुम पागल हो गए हो, गुलचंद ने असहमति जताते हुए कहा। कुएं का पानी तो जमीन के नीचे से आता है। सबसे मीठा पानी तो कमल वाले तालाब का है, जिसमें बारिश का पानी जमा होता है। कमल के फूलों के बीच से छनकर आता है, वही सबसे पाक और मीठा होगा। खजाना वही है। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। मैं बड़ा हूं, मैं जो कहता हूं वही होगा, आधा खजाना मेरा होगा, लालचंद गरजा। बड़े हो तो क्या, अक्ल तो मुझ में ज्यादा है, बराबर का हिस्सा होगा वरना मैं बादशाह से शिकायत कर दूंगा, गुलचंद ने जवाब दिया। अंत में उन्होंने तय किया कि वे दोनों ही जगहों पर खुदाई करेंगे और जो भी मिलेगा उसे बराबर बांट लेंगे। और फिर जो शुरू हुआ वो बाग के लिए एक बुरे सपने जैसा था। दोनों भाइयों ने शाही बाग में खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले कुएं के चारों ओर की कीमती गुलाब की क्यारियां खोद डालीं, उन नाजुक पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका जिनकी देखभाल उनके पिता ने बरसों तक की थी। फिर वे कमल के तालाब पर टूट पड़े, उसका संगमरमर का किनारा खोद डाला, पानी को गंदा कर दिया और आसपास लगे सजावटी पेड़ों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। दिन भर की मेहनत के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो वे आपस में ही लड़ने लगे। उनका लालच अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने बाग का कोना कोना खोद डाला, पर खजाना तो दूर, एक फूटी कौड़ी भी उनके हाथ न लगी। जिस बाग को उनके पिता ने स्वर्ग बनाया था, उसे उन्होंने कुछ ही दिनों में नर्क बना दिया। उनका सबसे छोटा भाई केसर ये सब कुछ दूर से देखता रहता। वो अपने भाइयों के लालच और बाग की इस बर्बादी को देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसके लिए ये बाग सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं, बल्कि अपने पिता की यादों का एक जीता जागता स्मारक था। वो अपने पिता के स्वभाव को जानता था। उसे यकीन था कि ये पहेली इतनी सीधी नहीं हो सकती। उसे अपने पिता की बातें याद आती थीं कि कैसे वो पौधों को अपनी संतान मानते थे और मेहनत को ही असली पूजा। वो सोचता, क्या पिताजी अपने सबसे प्यारी जगह को इस तरह बर्बाद करने के लिए कह सकते थे? कभी नहीं। जब वो खुद इस पहेली को नहीं सुलझा सका और अपने भाइयों को बाग का और विनाश करने से नहीं रोक सका, तो उसने उस व्यक्ति से मदद मांगने का फैसला किया जिसे वो अपने पिता के बाद सबसे बुद्धिमान और दयालु मानता था, बीरबल। अगली सुबह केसर भारी मन से बीरबल की हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ अपने पिता की विरासत को बचाने की तड़प थी, तो दूसरी तरफ अपने ही भाइयों के खिलाफ किसी से मदद मांगने की ग्लानि। वो जब बीरबल की हवेली पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। बादशाह के सबसे खास सलाहकार की हवेली किसी अमीर सेठ की तरह भव्य नहीं, बल्कि एक शांत और सादे घर जैसी थी, जिसके आंगन में तरह तरह के पौधे लगे थे। बीरबल उस समय अपने आंगन में बैठे एक पौधे की सूखी पत्तियों को बड़े ध्यान से हटा रहे थे। उनकी नजर केसर पर पड़ी, जो सहमा हुआ दरवाजे पर खड़ा था। बीरबल ने मुस्कुराकर उसे अंदर आने का इशारा किया। आओ बेटा, यूं सहमे हुए क्यों हो? बीरबल की आवाज में एक अपनेपन का भाव था। केसर अंदर आया और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मंत्री जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बड़ी दुविधा में हूं। बीरबल ने उसे उठाकर अपने पास बिठाया और कहा, पहले शांत हो जाओ और फिर मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। आधी अधूरी बात से समस्या का हल नहीं निकलता। केसर ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए बोलना शुरू किया। उसने केवल खजाने की पहेली के बारे में नहीं बताया, बल्कि अपने पिता के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे हरिराम सुबह की पहली किरण के साथ बाग में आते थे और सूरज ढलने के बाद ही लौटते थे।
कैसे वो हर पौधे की जरूरत को समझते थे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की भूख को समझती है। उसने बताया कि कैसे उसके पिता कहते थे कि ये बाग सिर्फ बादशाह का नहीं, बल्कि कुदरत का एक तोहफा है और हम सब इसके रखवाले हैं। केसर की आवाज में दौलत का लालच नहीं, बल्कि अपने पिता की सोच और उनकी विरासत को बचाने की एक गहरी पीड़ा थी। बीरबल ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। बूढ़े माली की बुद्धिमानी को समझकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि हरिराम ने मरते मरते भी अपने बेटों की आखिरी परीक्षा ले ली थी, एक ऐसी परीक्षा जो फावड़े से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से हल होनी थी। जब केसर अपनी बात खत्म करके चुप हुआ तो बीरबल कुछ देर खामोश रहे। बीरबल ने उसे सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक इशारा किया। तुम्हारे पिता एक साधारण माली नहीं, एक ज्ञानी पुरुष थे। उनकी पहेली का जवाब भी उन्हीं की तरह सीधा और गहरा है। कभी कभी सबसे मीठा पानी वो नहीं होता जिसे हम पीते हैं बेटा, बल्कि वो होता है जिसे हम अपनी मेहनत से बहाते हैं। केसर बीरबल के इन शब्दों पर विचार करता हुआ बाग में लौट आया। वो पानी जिसे हम बहाते हैं, ये वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था। वो कुछ समझा, कुछ नहीं। वो बाग के उस हिस्से में खड़ा था जिसे उसके भाइयों ने उजाड़ दिया था। उखड़े हुए गुलाब के पौधे और खुदी हुई जमीन उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगा, पिताजी ने पूरी जिंदगी इस बाग को संवारा और मेरे भाइयों ने कुछ ही दिनों में इसे तबाह कर दिया। क्या यही उनकी मेहनत का सिला है? वो दुखी मन से बाग में भटकता रहा। वो हर उस जगह गया जहां उसके पिता अक्सर बैठा करते थे। वो उस चबूतरे पर बैठा जहां बैठकर उसके पिता दोपहर का खाना खाते थे। वो उस नहर के किनारे चला जहां उसके पिता अपने पैर डुबोकर थकान मिटाते थे। वो हर जगह मीठे पानी के स्रोत को ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम ढलने लगी थी। केसर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे अपने पिता की एक और बात याद आई, जो वो अक्सर काम करते हुए गुनगुनाते थे जब उनके माथे से पसीना टपक रहा होता था। बेटा, मेहनत का पसीना जब मिट्टी में मिलता है तो ही सोना उगता है। वो समझ गया। बीरबल के इशारे का मतलब अब साफ था। सबसे मीठा पानी कुएं या तालाब का जल नहीं, बल्कि उसके पिता का पसीना था, उनकी मेहनत थी। वो पानी जो उन्होंने इस बाग को सींचने में बहाया था, और उस पानी की मिठास उस मेहनत के फल में थी। और उसके पिता का सबसे ज्यादा पसीना कहां बहा था? ये सवाल आते ही जवाब उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर की तरह साफ हो गया। उसे तुरंत याद आया, बाग के सबसे कोने में आम का एक खास पेड़ था। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उस पेड़ पर हरिराम ने कई कलमों को जोड़कर एक ऐसी नई किस्म तैयार की थी जिसके आम पूरे आगरा में सबसे रसीले और मीठे थे। उस पेड़ को तैयार करने में हरिराम ने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए थे। वो पेड़ हरिराम की बरसों की मेहनत का नतीजा था, उनका गुरूर था, उनकी सबसे प्यारी संतान। केसर एक नई ऊर्जा के साथ उस पेड़ की ओर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि वो खजाने के नहीं, बल्कि अपने पिता के दिल के सबसे करीब जा रहा है। केसर जब उस आम के पेड़ के पास पहुंचा तो सूरज लगभग डूब चुका था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता की आंखों में बाग के लिए प्यार घुला रहता था। वो पेड़ बाकी बाग से अलग एक ऊंची जगह पर शान से खड़ा था। उसकी पत्तियां घनी और स्वस्थ थीं और उसकी शाखाएं ऐसी फैली थीं जैसे कोई पिता अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता हो। केसर को याद आया कि कैसे उसके पिता घंटों इस पेड़ की देखभाल करते थे। वो इसकी हर एक पत्ती को अपने हाथ से साफ करते, इसकी जड़ों में खुद खाद डालते और इसे किसी बच्चे की तरह बीमारियों से बचाते थे। ये पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और सब्र का एक जीता जागता मंदिर था। उसके भाई वहां तक नहीं पहुंचे थे क्योंकि ये कोना सबसे अलग थलग था और यहां खुदाई करने में बहुत मेहनत लगती। केसर ने किसी फावड़े या कुदाल का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने हाथों से बड़ी नरमी से
पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी हटानी शुरू की ताकि किसी भी जड़ को जरा भी नुकसान न पहुंचे। वो मिट्टी को ऐसे सहला रहा था जैसे अपने पिता के पैर छू रहा हो। उसे लग रहा था कि वो मिट्टी नहीं बल्कि अपने पिता के उन सपनों को छू रहा है जो उन्होंने इस पेड़ के लिए देखे थे। थोड़ी ही गहराई में उसके हाथ एक ठंडी सख्त चीज से टकराए। वो एक मिट्टी का घड़ा था जो बहुत सावधानी से वहां रखा गया था। उसने बड़ी मुश्किल से घड़ा बाहर निकाला। घड़ा भारी था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर इस धड़कन में लालच नहीं बल्कि एक बेटे की अपने पिता की विरासत को पाने की उत्सुकता थी। उसने घड़े का ढक्कन खोला और अंदर झांका तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। घड़ा सोने की मोहरों और कुछ कीमती जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। लेकिन केसर की नजर उन मोहरों पर नहीं बल्कि उनके नीचे रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उसने कांपते हुए हाथों से वो कागज निकाला। उस पर केसर की लिखाई थी। लिखा था, बेटा केसर, मुझे मालूम था कि इस पहेली को तुम ही सुलझा पाओगे। ये दौलत तुम्हारी है क्योंकि तुम जानते हो कि असली खजाना मिट्टी में नहीं मेहनत में होता है। इस बाग को मुझसे भी ज्यादा सुंदर बनाना यही मेरी सच्ची विरासत है। तुम्हारा पिता हरिराम। ये पढ़कर केसर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, इस बात के कि उसके पिता उस पर कितना भरोसा करते थे। वो घड़े को वहीं छोड़कर उस पेड़ से लिपट कर रोने लगा जैसे बरसों बाद अपने पिता से मिला हो। तभी उसे अपने भाइयों की आवाज सुनाई दी। लालचंद और गुलचंद जो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, घड़े को देखकर उस पर झपट पड़े। तो खजाना यहां था और तू अकेले ही सब हड़पना चाहता था? लालचंद ने घड़े को केसर के हाथ से छीनते हुए कहा, इसमें हमारा बराबर का हक है। मेहनत हमने की, बाग हमने खोदा। गुलचंद ने भी अपना दावा ठोका। केसर ने रोते हुए कहा, भाइयों, ये सिर्फ दौलत नहीं, ये पिताजी का भरोसा है। उन्होंने ये मेरे लिए छोड़ा है। भरोसा? दौलत का कोई भरोसा नहीं होता, सिर्फ हक होता है, और हम बड़े हैं, हमारा हक पहला है, लालचंद ने कहा और वे घड़ा लेकर जाने लगे। मामला एक बार फिर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। अगले दिन तीनों भाई दरबार में हाजिर थे। घड़ा बीच में रखा था। लालचंद और गुलचंद ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके बाग खोदा जबकि केसर बस आराम करता रहा। उन्होंने दावा किया कि खजाना उनकी मेहनत का फल है और केसर उन्हें धोखा दे रहा है। जब उनकी बात खत्म हुई तो बादशाह ने केसर की ओर देखा। केसर ने आगे बढ़कर वो कागज बादशाह के सामने रख दिया। फिर उसने बीरबल की ओर देखकर बताया कि कैसे बीरबल के एक इशारे ने उसे उसके पिता की सोच तक पहुंचाया। उसने कहा, आलमपना, मेरे भाइयों ने मिट्टी खोदी पर मैंने अपने पिता के दिल को खोजने की कोशिश की। उन्होंने कहा था, सबसे मीठे पानी का सोता। मेरे भाइयों ने कुएं और तालाब का पानी चखा पर मैंने उस पसीने की मिठास को महसूस किया जो मेरे पिता ने इस बाग को सींचने में बहाया था। ये खजाना उस पेड़ के नीचे था जो 10 साल की मेहनत का फल है। ये दौलत उस मेहनत का इनाम है, खुदाई का नहीं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लालचंद और गुलचंद के सिर शर्म से झुक गए। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सच्ची दौलत और ज्ञान की बातें हमेशा सीधे शब्दों में नहीं होती। उन्हें समझने के लिए दौलत की भूख नहीं बल्कि दिल का लगाव और बुद्धि की गहराई चाहिए। हरिराम जानते थे कि उनके दोनों बेटे लालची हैं और वो उनकी मेहनत की विरासत को नहीं संभाल सकते। इसलिए उन्होंने ये परीक्षा रखी ताकि खजाना उसी को मिले जो उनके काम के असली मूल्य को समझता हो, ना कि सिर्फ उसकी कीमत को। बादशाह अकबर केसर की समझदारी और अपने पिता के प्रति उसके गहरे सम्मान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। खजाना केसर का है, बादशाह ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि वही अपने पिता की विरासत का असली हकदार है। विरासत जमीन या दौलत की नहीं, सोच और संस्कारों की होती है। केसर ने अपने पिता के संस्कारों को समझा है। उन्होंने केसर को अपने पिता की जगह शाही बाग का नया माली नियुक्त किया। दोनों बड़े भाइयों को हुक्म दिया कि वो 1 साल तक अपने छोटे भाई के नीचे काम करके मेहनत और समझ का असली मतलब सीखें, ताकि वो जान सकें कि विरासत में मिली दौलत से ज्यादा कीमती विरासत में मिले संस्कार होते हैं। उस दिन के बाद केसर ने उस बाग को अपने पिता से भी ज्यादा सुंदर बनाया, क्योंकि अब वो बाग सिर्फ एक बाग नहीं बल्कि एक पिता के भरोसे और एक बेटे के सम्मान की कहानी थी।
ये कहानी हमें दौलत खोजने का रास्ता नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक नजरिया देती है। ये सिखाती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो विरासत छोड़कर जाते हैं, वो सिर्फ जमीन, जायदाद या सोने चांदी के घड़े नहीं होते। उनकी असली विरासत उनके शब्दों में छिपी पहेलियां होती हैं, उनके इशारों में छुपा ज्ञान होता है और उनकी खामोशी में छुपा हुआ भरोसा होता है। लालच की आंखें हमेशा मिट्टी में दबे सोने को देखती हैं, पर प्रेम और सम्मान से भरा दिल उस मेहनत को देखता है जिससे वो मिट्टी सोना बनी। हरिराम की पहेली का जवाब फावड़े की ताकत में नहीं, बल्कि केसर के उस दिल में था जो अपने पिता के काम का सम्मान करता था। उसने दौलत नहीं, अपने पिता की आत्मा को खोजा था और दौलत उसे खुद ब खुद मिल गई। जीवन में हमें भी ऐसी कई पहेलियां मिलती हैं। उन्हें सुलझाने के लिए दुनिया की चतुराई नहीं, बल्कि अपनों के प्रति गहरे लगाव और उनकी सोच को समझने की जरूरत होती है। क्योंकि सबसे कीमती खजाना हमेशा वहां नहीं होता जहां सब देख रहे होते हैं, बल्कि वहां होता है जहां कोई समझने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नानी का स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने की चीज नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।